यार एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और हौसले बैच में जो भी बच्चे लोग आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिनका भी सर्टिफिकेट इशू हो रहा है ना, मैं उन पर्सनली उन बच्चों को अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में, अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे पर्सनली हाईलाइट करूंगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। अब सही बात है यार, कुछ अच्छा करो तो दिखाना बनता है ना। अब भारत के लिए बताओ, नीरज चोपड़ा ने अगर गोल्ड दिखाया तो अपन क्यों अप्रिशिएट ना करें। तो आप भी अगर अच्छा कर रहे हो, आप भी सर्टिफिकेट पा रहे हो, आप भी पास हो रहे हो, तो हम क्यों आपको अप्रिशिएट ना करें, है ना। हौसले बुलंद होते हैं उससे। सो यार, जैसे कि बताया, चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ अपने दोस्तों को बता दो कि एडुग्रोन पे हौसले बैच चल रहा है, वो भी टर्म 1 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें यहां पे मिल रही हैं। तो जरूर अपने फ्रेंड को सजेस्ट करना ये चैनल, ठीक है। तो चलो यार, सबसे पहले आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा आप पढ़िए, तब तक मैं तेरा पेन वैन की सेटिंग कर लूं, है ना। ओके, क्वेश्चन कह रहा है, देखो मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर कमेंट आ जाना चाहिए बच्चा लोग, आपको एक्टिव रहना है कंटिन्यूअस, ठीक है। सो देखो, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल pull his hand backward after holding the ball short at the goal. This enables the goalkeeper to exert large force on the ball, increase the force exerted by the ball on hand, increase the rate of change of momentum या decrease the rate of change of momentum. तो यार एक बड़ा अच्छा, जैसे ये अगर मान लो ये तो हॉकी का एग्जांपल, सॉरी फुटबॉल का एग्जांपल है। मान लीजिए कोई बहुत तेज आपको फुटबॉल आपकी तरफ फेंका है, तो आप अगर से फुटबॉल आ रहा तो आप भी तो इधर से 1 लाख नहीं मार देते हो ना, पहले उसको आप लेते हो, अपने आप को बैकवर्ड करके फुटबॉल की मोमेंटम को कम करते हो, देन फिर आप उसको डायरेक्शन चेंज करके अपने दूसरे पार्टनर को फुटबॉल भेजते हो। ऐसे ही क्रिकेट बॉल में, जब क्रिकेट बॉल बहुत ऊंचे से आती रहती है तो कैच करने के लिए आप जब बॉल लेके ऐसे ही खड़े नहीं रहते हो, बॉल कैच करने के बाद अपने हाथ को आप पीछे करते हो, इस क्योंकि वैसे ही पकड़ोगे तो हो सकता है आपका हाथ टूट जाए, हो सकता है हाथों में चोट आ जाए, तो उसके जो मोमेंटम है उसको नीचे करके उसके पावर जो है उसको कम कर देते हो, जिसकी वजह से आपको भी कम फोर्स लगाना पड़ता है उस बॉल को कैच करने में, और आपको चोटें भी नहीं आती है। दिस इज बिकॉज डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप उन बॉल के जो मोमेंटम है उसको कम करते हो हाथ पीछे या बैकवर्ड लेके, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। लग रहा है फिर से टेक्निकल प्रॉब्लम चालू हो गया यार। उस दिन भी एक वीडियो में इसी तरह परेशान हो गया था मैं, बार बार मेरी वीडियो ही पॉज हो जा रही थी। क्या होता है कि लैपटॉप काफी देर तक ऑन रहता है ना, देन ये प्रॉब्लम आती है। अपन ने ध्यान नहीं दिया, बंद कर देना चाहिए था। चलिए, अब तो स्टार्ट कर चुके हैं ये वीडियो, तो यार अब तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे तूफान आ जाए, चाहे जो आ जाए, अपन तो कंप्लीट करके रहेंगे इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से स्लाइड हो रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे। Okay. The force required to keep the object moving with the same velocity is, क्या फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको सेम वेलोसिटी से मूव करने में, है ना। अगर वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव कर रहा है तो यार अगर वो फ्रिक्शनलेस, है ना, फ्रिक्शनलेस टेबल पे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, यानी उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। और हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, और उस पर अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो वो उस जिंदगी भर वो मूव करता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, है ना। तो यहां पे तो यार वो फ्रिक्शनलेस है तो वो तो जिंदगी भर मूव करते ही रहेगा, उसको कोई फोर्स भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं चाहिए। सो 0 न्यूटन इज द राइट आंसर, ठीक है। जो 2 kg मास का जो है वो स्लाइड कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, देन उस पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, वो कंटिन्यूअस जिंदगी भर रोटेट कर उसी स्पीड से चलता रहेगा। देयर वाज अ नो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, सो 0 न्यूटन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा क्या कहता है। ये कह रहा है कि न्यूटन, अरे दादा रुक जाओ Newton third law of motion explain the two forces namely action and reaction. Of course Newton third law ये कहता है ना, every action there is equal and opposite reaction. तो उसी की बात कर रहा है। Coming into action when two bodies are in contact with each other, these two forces, है ना। क्या कह रहा है कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग
दो फोर्सेस हैं दोनों बॉडी पे, वो क्या होगा, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जो फोर्सेस है दोनों बॉडी का पर्टिकुलर किसी एक ही बॉडी पे फोर्स लगेगा, या ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, या हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा उस फोर्स का, या एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां पे कुछ बच्चों को क्या लग सकता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर कि हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चा नहीं, जैसे कि हमने बात किया था, अगर हम एक्शन करते हैं, ये मान लो ये बंदा है, तो ये बंदा है ना, ऐसे लिखते हैं बंदा, इस बार क्या कर रहा है, ये बंदा वॉल पे फोर्स लगा रहा है, बंदा वॉल पे फोर्स लगा रहा है यानी एक्शन कर रहा है, तो वॉल भी एक रिएक्शन देगा। हाँ 10 न्यूटन का लगा रहा है तो मैग्नीट्यूड विल बी सेम 10 न्यूटन, बट डायरेक्शन तो अलग है ना, रिएक्शन जो मिल रहा है। अब जो रिएक्शन लग रहा है वो क्या हो रहा है, रिएक्शन लग रहा है वॉल, इस बार वॉल जो है वो बंदा पे रिएक्शन लगा रहा है। तो यहां पे दिख रहा जो एक्शन और रिएक्शन है वो दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, उनका डायरेक्शन भी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो ऑप्शन सी तो किसी हाल पे हो नहीं सकता। यस मैग्नीट्यूड विल बी फोर्स का सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट ना, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सो ये आंसर ज्यादा सही लग रहा है कि ऑलवेज जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी और इन अपोजिट डायरेक्शन। देख लो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वॉल पे लग रहा है बिकॉज ऑफ बंदा, और यहां रिएक्शन जो है, रिएक्शन फोर्स जो है वो किस पे लग रहा है, वो लग रहा है बंदे पे बिकॉज ऑफ वॉल, और दोनों का साइन भी अपोजिट है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं ना बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है कि इन अ रॉकेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू एस्केप थ्रू इट्स नोजल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ द ट्रेमेंडियस स्पीड एंड मेक्स रॉकेट टू मूव अपवर्ड। जाहिर सी बात है जो हमारा रॉकेट है ना, कैसे उड़ जाता है रॉकेट भाई, स्पेसएक्स या टेस्ला रॉकेट, टेस्ला कहां रॉकेट आता है, स्पेस एक्स का रॉकेट है ना, स्पेस एक्स का। तो ये जो नोजल है ना, ये जो नोजल है, ये नोजल से जब फ्यूल बर्न होता है तो इस नोजल से काफी ज्यादा क्या होता है, कंबसन होने के बाद चैम्बर से हीट निकलता है, और इस हीट और एनर्जी की वजह से एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई स्पीड में आपका जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है ना। आप नीचे की तरफ एक्शन हो रहा है, देन रिएक्शन मिल रहा है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए तो ये मूव हो रहा है। सो यहां पे क्या होगा, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन टेक ऑफ द रॉकेट, रॉकेट के टेक ऑफ में कौन सा प्रिंसिपल रोल कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो सकता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कहोगे क्या सर, थोड़ा लग तो रहा है सर एक्शन यहां पे हो रहा है नीचे की तरफ तभी तो रिएक्शन मिल रहा है सर ऊपर, बट रुको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का तो यहां पे भाई ठीक है, ग्रेविटेशन का रोल तो भाई इसको नीचे रखने के लिए, ग्रेविटेशन हमेशा नीचे रखता है, तो रॉकेट हमारा ऊपर जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जो इनिशियल मोमेंटम जो होता है बॉडी का वो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के, है ना। तो यहां पे जो पावर जो आ रहा है इनिशियल क्या हो रहा है, इनिशियली फुल बर्न हो रहा है, इस बर्न से जो मोमेंटम बन रहा है वही सेम मोमेंटम इसको अपवर्ड ढकेलने में लगा रहा है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ का आप यहां पे नहीं कह सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन, एक्शन के साथ साथ देखो यार इसका मास है, कितना ज्यादा मास है ना, और इसकी ये वेलोसिटी भी इस पे आ जाएगी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीधे यहां पे एंटर कर जाता है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिस प्रिंसिपल इज एक्टिंग फॉर टेक ऑफ द रॉकेट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है ना, एनर्जी यहां पे फ्यूल बर्न हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, देन इसको पावर मिल रही है। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कि अ वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट हाइट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द वाटर इन द टैंक। मान लो एक ये वाटर टैंक है, जिसमें ये वाटर भरा हुआ है, क्या है भाई, ये वाटर भरा हुआ है, और ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, कुछ देर बाद अचानक से ब्रेक लगा, तो अचानक से ब्रेक लगा तो पानी क्या होगा, पानी किस तरह, जैसे इस ब्रेक लगा तो पानी का ये जो लेवल है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, क्योंकि अचानक से आप ब्रेक लगा रोक दियो तो पानी का लेवल कुछ इस तरीके से कर्व हो जाएगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि वाटर टैंक फिल्ड 2/3 ऑफ हाइट मूविंग इन यूनिफॉर्म ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड क्या होगा, मूव बैकवर्ड
मूव फॉरवर्ड, कम टू रेस्ट, रेस्ट में तो आ ही नहीं सकता, बी ऑन, ऐसा तो होगा नहीं। अब कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो पानी का लेवल ऐसा ही रहेगा, बट जैसे ब्रेक लगाओगे, जैसे ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा भाई, तो कुछ ना कुछ तो पानी का लेवल या तो इस तरफ इस तरीके से आएगा या इस तरफ इस तरीके से पानी का हो जाएगा, है ना। तो अनअफेक्टेड तो हो ही नहीं सकता। फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा ये जरूरी है। तो यहां पे क्या होगा, यहां के लिए भैया आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ा करो। आप एक शीशे का ग्लास लो, उसमें पानी ले लो और उसको अपने हाथ से एकदम इस सेम कांस्टेंट वाले से थोड़ी दूर तक लाओ और अचानक थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ और रोक दो, तो देखोगे क्या कि पानी है ना वो भी ऐसे आगे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसकी लेवल बन जाएगी, इसकी लेवल इस तरीके से बन जाएगी पानी का लेवल। तो यह पानी फॉरवर्ड, आगे की ब्रेक लगा दी हो तो ये आगे की तरफ मूव होगा, है ना। अपन कार में या बस में जब ट्रेवल करते हुए अचानक से ब्रेक लगता है तो अपन आगे की तरफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सो यहां पे कह सकते हो वाटर मूव फॉरवर्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन द बॉल ऑफ मास 50 ग्राम का है, रोलिंग ऑन द कॉन्क्रीट फ्लोर इज सोन इन द फिगर बिलो, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर ऑन द बॉल। फ्लोर और बॉल पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, इस फिगर को देखो ध्यान से, है ना। कि ये देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये अब बना हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, 50 ग्राम का मास जो है कितना है भाई, 50 ग्राम है, ठीक है। ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर इज रोलिंग, ठीक है, रोलिंग ऑन द कॉन्क्रीट फ्लोर इज सोन इन द फिगर, फिगर तो है ही नहीं भाई। व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर ऑन द बॉल, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी क्या है भाई, 80 था और ये वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। और ये टाइम इतना लगा, तो इसको कैसे होगा, क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0.5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 5 न्यूटन या 0.05 न्यूटन। तो देखो यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से देखना, है ना। सबसे पहले हमें फोर्स निकालना, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। बट बच्चा लोग हमें फोर्स नहीं, एक्चुअली हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कुछ प्लस माइनस का लोचा आएगा तो समझ के रखना, ठीक है। तो देखो यार पहले तो ये जो फिगर है, ग्राफ है ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि मास तो हमारे पास है, एक्सीलरेशन पुट कर देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स निकल जाएगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो ये भी हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है कि ये रोल कर रहा है कंक्रीट, जो बॉल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ बॉल ऑफ मास इतना रोलिंग ऑन द कंक्रीट फ्लोर पे। तो जब वो कंक्रीट फ्लोर पे रोल हो रहा होगा तो उस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इधर तो फ्रिक्शन इधर, तो उसकी वजह से कुछ देर बाद वो बॉल रुक जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे दिख रहा है 80 है। उसी तरीके से फाइनल टाइम कितना है, यहां पे देखो 8 मिनट है ना, 8 सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड, और इनिशियल टाइम 0। तो यहां से एक्सीलरेशन को वैल्यू आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। नाउ अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अपोजिट होता है ना। तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं, है ना। पहले अच्छा ठीक है, अपन डायरेक्ट फोर्स निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास 50 ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 50 को हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, है ना। तब जो ग्राम है वो केजी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि फोर्स का न्यूटन फॉर्मूला होता है और न्यूटन इज व्हाट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास केजी में होना चाहिए और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, वो है। तो इंटू -10, यहां से सॉल्व करोगे तो -0.5 न्यूटन के आसपास आएगा। तो ये फोर्स है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगेगा, तो साइन विल बी अ चेंज। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो यार इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। देखो क्या कह रहा है कि अ सीट बेल्ट आर प्रोवाइडेड इन द कार सो दैट if the car stops suddenly due to an emergency braking, the person sitting on the front seat are not thrown forward violently and saved from getting injured होने से बच जाएगा, ठीक है। Can you guess the law due to which a person fall in forward direction on the sudden stopping the car? याद आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
इनर्शिया मोशन। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या ग्रेविटेशन का रोल नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ का भी यहां रोल नहीं। सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहां पे कोई लेना देना नहीं। पहला ही यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है अगर कोई बॉडी की टेंडेंसी है रेस्ट में रहने का तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहने का जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो गाड़ी पे आप चल रहे हो, आप सीट बेल्ट इसलिए लगाते हो कि अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े तो आप आगे ना चले जाओ। अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो आप आगे जाओगे, आपका सर आपके जो हैंडल है उससे टकराएगा, हो सकता है आपका जो फ्रंट जो ग्लास है उस पर टकरा जाए, मुंडी शीशे में लग जाए, फुट जाए, घुस जाए शीशा, चल बसो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो आगे की तरफ आते हो, बिकॉज इनर्शिया की वजह से, टेंडेंसी टू बॉडी इन मोशन और टेंडेंसी टू बॉडी। आप बैठे हो तो गाड़ी चल रही है तो आपकी बॉडी जो है लोअर पार्ट भी गाड़ी के अटैच में है तो वो भी मोशन में। अचानक से ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी तो रुक जाएगी, बट आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, मोशन में ही रहने का, तो वो आगे जाता रहेगा जब तक वो कोई आप रोक ना लो उसको, है ना। तो वो जो बेल्ट रहता है, आप आगे जाते हो तो वो बेल्ट आपको रोक देता है, तो आप टकराने से बच जाते हो, फूटने से बच जाते हो, है ना। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन अ बॉल हेल्ड बिटवीन द हैंड इज प्रेस्ड, एक बॉल ले लो और उसको दोनों तरफ से हाथ से क्या करो, प्रेस करो, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या होगा, बॉल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, चिपटा टाइप का, इस तरीके से हो जाएगा बॉल। कुछ ज्यादा ही मैंने शेप बना दिया, है ना। तो इट शेप चेंजेस, ऑफ कोर्स दिस हैपन बिकॉज बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, इसलिए ऑफ कोर्स बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट सही हो गया, मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं, सीधे ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे भाई रुक जाओ, देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो पहला देखिए, अ फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज हैवियर व्हीकल व्हिच आर मूविंग, ये तो फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो नहीं होगा। अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लाइटर व्हीकल ऑन कोलिजन विथ हैवियर व्हीकल रिजल्ट इन बोथ द व्हीकल कमिंग टू स्टैंड स्टिल, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात आती है, ये भी नहीं आएगा। तीसरा है, अ फोर्स कैन एक्सेलरेट अ लाइटर व्हीकल मोर इजीली देन द हैवियर व्हीकल, यस, यहां पे क्या कह रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो यहां पे अगर रिलेशन बनाया जाए तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास, यानी मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन का। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो वो कम एक्सेलरेशन उस पे लगेगा, अगर किसी बॉडी का मास कम है तो वो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, आपका काम है आप पढ़ो, ठीक है, मेरे को पता यही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ कार, है ना, द स्पीड ऑफ कार वेगनिंग 1500 kg, ओहो, अच्छा, एक इस कार है जिसका मास है 1500 kg, 15,000 kg, इंक्रीज फ्रॉम, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो थी 36 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार, है ना, क्या चेंज हुआ। तो मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है पहले ये बता। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन, क्योंकि यहां पे देखो मास तो सेम है, है ना, वेलोसिटी बदल रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बॉडी का, इनिशियल मोमेंटम यानी P1 क्या हो जाएगा, m1v1, है ना। तो m1u1 एक्चुअली इनिशियल, तो मास है 1500 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 36, है ना। नाउ फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम यानी P2, डेट इज मास तो सेम है तो m ही लिखेंगे और वेलोसिटी की जगह v लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 72, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम को शॉर्ट में P लिखते हैं, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल P, चेंज इन डेल P मतलब डेल का मतलब होता है चेंजिंग, डेल P मतलब चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल मोमेंटम कितना है भाई 1500 इंटू 72 माइनस कर दो 1500
इंटू 36 से, है ना, इसको कैलकुलेट करो, है ना। अब यहां पे एक चीज देखने वाली ये बात है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे देखो जो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये सबका जो यूनिट है ना मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम क्या है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। यहां पे आपका जो वेलोसिटी है ना, वो किलोमीटर पर आवर में है ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मास यानी केजी, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड। तो यहां पे वेलोसिटी किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो u की वैल्यू हो कितना 36 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लो, डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा आई थिंक ऑप्शन बी, 15,000 केजी मीटर पर सेकेंड के आसपास आपका आंसर आएगा। चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, इस तरीके से सॉल्व करना है। अप्रोच बता दिया हूं, बाकी आप सॉल्व करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम। ऑब्जर्विंग दिस स्टेटमेंट व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ट्रेन, है ना। एक पैसेंजर है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, उसने एक कॉइन लिया और कॉइन को इस तरीके से उछाला, है ना। हम अपन कॉइन पीछे थोड़ी ना उछालते हैं या आगे थोड़ी ना उछालते हैं, अपन कॉइन लेते हैं और एकदम स्ट्रेट अपने ऐसी तरीके से उछालते हैं और फिर हेड या टेल आता है। तो बंदे ने सेम चीज किया, कॉइन रखा अपने हाथ पर, इस तरीके से उछाला, बट उसने देखा कि उसका कॉइन तो पीछे गिरा, मतलब उछाला आगे और गिरा पीछे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है या ट्रेन रिटार्ड कर रही है, ट्रेन सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है, ट्रेन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेन मूव हो रही होती तो अगर वो ऐसे उछालता तो वहीं पे वो गिरता। सर्कुलर ट्रैक से कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन का। रिटार्ड अगर होता, अगर रुकता तो कॉइन क्या होता, रिटार्डेशन में क्या होता, मतलब ट्रेन अचानक से रुक रही है, अचानक से ट्रेन रुक रही है तो कॉइन जो है उसको आगे जाना चाहिए, क्योंकि जब अचानक से ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ गिरते हो, कॉइन भी आगे जाना चाहिए। यहां पे कॉइन पीछे जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन एक्सिलरेट कर रहा है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड ऑन द रोलर स्टेक पे, स्केट पे बैठा है। मतलब बुलेट प्रूफ पहन के रोलिंग स्केट कौन करता है भाई, धूम 3 थोड़ी ना ऋतिक रोशन की भाई, वो भाई ऋतिक रोशन कुछ भी कर सकता है ना अपन, ठीक है, जैसा क्वेश्चन है अपन देखेंगे। सो टोटल मास बोल रहा है किसका भाई, तो टोटल मास 80 केजी। ओके ओके ओके, अब बुलेट ऑफ मास इतना है, इज फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकेंड। गुड, इट इज स्टॉप बाय द वेस्ट एंड फॉल टू द ग्राउंड। ओहो क्या बात है, व्हाट इज देन वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यार एक स्केट है ना, उसके ऊपर एक बंदा है, खड़ा है और वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इधर से गोली चली, इधर से भाई गोली चली, कि जब गोली चली, गोली जाके टकराई उससे और वहीं पर नीचे गिर गई। तो कह रहा है कि जो बंदा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी उसकी वेलोसिटी। तो देखा जाए तो यहां पे केस कैसे बनेगा, जो है द टोटल मास जो है बंदे का m1 जो है वो कितना ले लेते हैं 80 केजी, और बुलेट का जो मास है ना, मैन लिख देते हैं mm, बुलेट का जो मास है यानी mb वो है 20 ग्राम। तो सबसे पहला काम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, है ना, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी हो जाएगा। तो 20 केजी में 20/1000 केजी, तो ये कट गया, ये कट गया, आ जाएगा 0.002 केजी मास ऑफ बुलेट। अब बुलेट ऑफ मास इतना फायर्ड एट, देखो फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकेंड से फायर किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो थी बुलेट की कितनी थी, यूबी 400 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप बाय द वेस्ट, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बुलेट की रुक जा रही है, क्योंकि रुक जा रही है, टकरा के रुक जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। फॉल द ग्राउंड, व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी ये बताना है, मैन की जो वेलोसिटी है वो बताना है। सो अपन यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें कहता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। तो इनिशियल मास क्या है 80 केजी, m1 यानी
ओके, ये m1 और ये बुलेट का मास m2 है, हमने इस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये u1 ये v2, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो m180 इनिशियल अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड ऑन रोलर स्केट, ठीक है, खड़ा था, तो इनिशियली 0 था, ठीक है। बुलेट का मास 0.02, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की दैट इज 400 इज इक्वल टू मास मैन का 80, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, प्लस m2 मास ऑफ बुलेट 0.02 इंटू, में हट जाता हूं, यहां से दिख रहा होगा, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है ना। इस इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी जो आएगी वेलोसिटी यानी v1 की जो वैल्यू आएगी है ना, ओके मास v1 की जो वैल्यू आएगी यानी मैन की वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकंड के आसपास। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये अप्रोच बता दिया हूं, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी, मोमेंटम का मेजर करने के लिए यूनिट क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास होता है केजी में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में। तो ये यूनिट कहीं दिख रहा है केजी मीटर पर सेकंड, यस, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के मास पे, उसके मोमेंटम पे, स्पीड पे, या उसके शेप पे। यहां पे ऑप्शन है 1 और 2, ओनली 1, ओनली 2, 3 एंड 4। तो यार जब मैं इनर्शिया टॉपिक आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि जो इनर्शिया होता है ना, जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के मास पे, मास पे सीधे के सीधे मास पे डिपेंड करता है। सो यहां पे सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। सो ऑप्शन बी ओनली 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या करता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रेजिस्ट करता है किसी चेंज से या डीएक्स से। तो यार इनर्शिया का क्या मतलब, इनर्शिया नहीं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी की टेंडेंसी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। तो क्या करता है इनर्शिया, रेजिस्ट करता है बॉडी को मोशन या रेस्ट में लाने के लिए। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने देगा, उसको मोशन में नहीं आने देगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, टू रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, इज स्लाइडिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से स्लाइड कर रहा है। मास है 2 kg जो कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है इतना ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे। द फोर्स रिक्वायर्ड, अब यूनिफॉर्म से हो रहा है, फ्रिक्शनलेस पे चल रहा है तो फोर्स तो चाहिए ही नहीं। सो 0 न्यूटन इज द डायरेक्ट आंसर। अपन पहला क्वेश्चन भी शायद यही था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अभी कुछ देर पहले लगाए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल, अगर बॉडी के मास को डबल कर दिया जाए और इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया जाए देन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो देखो यार, शुरू में इनिशियली बॉडी का मास जो है वो कितना है भाई, m है, और उसकी वेलोसिटी कितना है, इनिशियली v है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv। नाउ फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल में क्या हो रहा है, जो बॉडी का मास है वो क्या हो जा रहा है, फाइनल मास जो है बॉडी का क्या हो जा रहा है ना। फाइनल केस में मास बॉडी का हो जा रहा है, अपन मान लेते हैं क्या बोल रहा है, डबल हो जा रहा है, और वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगी फाइनल इसका m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, यहां पे मास है 2m और वेलोसिटी है 1/2v, ये कट गया, आ गया mv, तो सेम रहेगा, रिमेन सेम, है ना। चलिए एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने वाला है। क्या कह रहा है कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, ध्यान से देखो, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंक्लूड दैट फोर्स अकर्स इन पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सही बात है, जो फोर्स है हमेशा पेयर में एक्ट होता है, एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर में, ठीक है। रीजन बता रहा है द एक्शन फोर्स इज मोर देन रिएक्शन फोर्स। भाई ये क्या हुआ, ऐसा नहीं है,
अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है. मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन चेंज भले हो जाए, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम. सो कह सकते हैं यहां पे कि असर्शन सही है, हियर द रीजन वाज रॉन्ग. तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे यहां पे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट. ठीक है, चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. असर्शन कह रहा है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो देन इट एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स. देखते हैं, फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो रीजन तो भाई एकदम गलत है. अब देखते हैं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है अगर वो जीरो है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए देन इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फोर्स जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो. तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा कि असर्शन जो है वो सही है बट उसका जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है. ठीक है, चलिए इसका भी आंसर सी होगा. आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग पे कि द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ बॉडीज. असर्शन का कहना है, रीजन कह रहा है इसके पीछे कि इन द कॉन्टेक्स्ट एक्शन ऑलवेज प्रीसीड और कॉज अ रिएक्शन. ठीक है, तो यार असर्शन तो सही लग रहा है पढ़ के. ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो आपने एक्शन और रिएक्शन फोर्स पढ़ा था ये डिपेंड करता है, स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियसली म्यूचुअल फोर्स बिटवीन पेयर, है ना. पेयर ऑफ बॉडी के बीच का जो म्यूचुअल फोर्स है उस पे एक्चुअली रहता है. ऑफ कोर्स सही बात है, अगर वॉल है इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो वॉल पे जो आप एक्शन कर रहे हो, जितना कर रहे हो, जो कर रहे हो उसी का तो आपको रिएक्शन मिलता है. जितना आप लगाते हो उतना ही रिएक्शन मिलता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में. तो असर्शन तो सही है. अब रीजन क्या कह रहा है, इसके पीछे का रीजन बताना चाहिए था कि बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये रीजन होना चाहिए था. बट यहां पे रीजन है इन द कॉन्टेक्स्ट एक्शन, ये जो एक्शन हो रहा है ऑलवेज प्रीसीड और कॉज अ रिएक्शन. उल्टा कह रहा है कि हर एक्शन के पीछे रिएक्शन होता है. ऐसा कैसे? मतलब एक्शन करेंगे ही नहीं तो रिएक्शन कहां से आएगा? तो पहले एक्शन होता है देन आफ्टर आपको रिएक्शन मिलता है. सो रीजन बिल्कुल गलत है. तो ऑप्शन सी इज अगेन राइट. असर्शन वाज करेक्ट बट द रीजन वाज रॉन्ग. ठीक है, आगे चलते हैं. और यार इसी के साथ थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास गाइस. ठीक है, हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे या असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने लगभग बहुत सारे प्रैक्टिस करा दिए हैं. आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने मार्क्स को बूस्ट करने में. ठीक है, अब जाइए सीधे स्वाइप अप कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा. उस लिंक को ओपन करना है तो इस चैप्टर के नाम से एक कोर्स मिलेगा, उसको एनरोल करना है. उसमें एक क्विज मिलेगा आपको. उस क्विज में 10 क्वेश्चन होंगे. वो 10 क्वेश्चन इन्हीं में से एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे. आपको देना है, पास होना है. पास होने के बाद यार आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा. इस सर्टिफिकेट को अपने आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करो विथ #edugrown, है ना, और #edugrown हौसले टैग करना है. और उसके बाद आप हमें शेयर भी करना है. डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक वगैरह, तभी तो हम आपको बता पाएंगे. आप टैग करोगे तो हमें पता चली जाएगा, है ना. आप पर्सनली कांटेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आपका मेल आईडी हमें जरूरत पड़ेगी. आप मेल आईडी हमें दे पाओगे तभी हम आपको उस मेल आईडी से आपको परमिशन दे पाएंगे कि आप हमारे फ्री जो पेडेबल कंटेंट है आप उसको एक्सेस कर पाओ. ठीक है, तो इस सब चीजों का जरूर ध्यान देना. बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, है ना. सर्टिफिकेट शेयरिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपको. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.